हेलो, स्वागत है आपका कौशल लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ में त्रिभुज नामक चैप्टर से एक ऐसे महत्वपूर्ण थ्योरम को सिद्ध करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसका नाम है थेल्स का प्रमेय। तो आइए समझते हैं कि थेल्स का प्रमेय क्या है, उसके बाद इसे हम सिद्ध करते हैं। तो पहले समझते हैं थेल्स का प्रमेय क्या कहता है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। पहले इसको आराम से समझिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये कहता है यदि किसी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो इस त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समानांतर आप एक रेखाखंड खींच सकते हैं। अगर आप इस भुजा के समानांतर खींचिए रेखाखंड तो वह ऐसे खींचाएगा और इन दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आप एक अन्य त्रिभुज में देखिए, अगर आप इस भुजा के समानांतर न खींचकर आप इस भुजा के समानांतर एक रेखाखंड खींचते हैं तो आपको ऐसे खींचना होगा, ऐसे खींचना होगा, जो कि इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। या आपको इच्छा हो तो आप इस भुजा के समानांतर भी खींच सकते हैं। इस भुजा के समानांतर पूरी आज़ादी है। इस भुजा के समानांतर खींचेंगे तो यह बाबू ये रेखाखंड जो होगा, इस भुजा के समानांतर रेखाखंड खींचें तो इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। लेकिन हम इसमें से उस स्थिति को लेकर सिद्ध करेंगे जिससे कि हम लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकें। एक बार और सुनिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींची जाए, हम देख पा रहे हैं यदि किसी त्रिभुज के हम एक भुजा के समानांतर रेखाखंड खींच रहे हैं तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है। अगर इसके समानांतर खींचे हैं तो इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटा है। अगर हम इस त्रिभुज में इसके समानांतर खींचे हैं तो इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। अगर हम इस त्रिभुज में इसके समानांतर खींचे हैं तो इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। तो आगे सुनिएगा। खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अब क्या होता क्या है इसमें, ये जो अन्य दो भुजाएं जो कट रही है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट रही है, वह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब इतना और इतना का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा इतने और इतने के अनुपात के। ठीक है, यही थेल्स का प्रमेय कहता है। तो इसमें से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति को लेकर इस चीज़ को हम सिद्ध करते हैं। तो आइए देखिएगा। इसमें से हम एक स्पेशल इस केस को लेंगे क्योंकि इस केस के अकॉर्डिंग हमको समझना ज़्यादा आसानी है। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। खूब आराम से देखिए, चलिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएं जिसका नाम देते हैं हम ए, बी और कितना सी। तो इस त्रिभुज में हम एक भुजा के समानांतर, तो आइए हम BC के समानांतर एक रेखाखंड खींचते हैं जिसका नाम देते हैं हम D और E। इस चीज़ को हमें भाषा में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है, इसमें लिखना पड़ेगा ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसके एक भुजा BC के समानांतर एक रेखाखंड D खींचा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। D खींचा गया है जो दो भुजाओं, जो त्रिभुज के, ऐसा लिखते हैं, जो त्रिभुज के दो भुजाओं AB तथा AC को, AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। इतना भाषा आप लिखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है, ऐसा कहानी हो रहा है तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? तो AD बटा DB
अन्य दो भुजाएं, जो अन्य दो भुजाएं इस रेखा के द्वारा, इस समानांतर रेखा के द्वारा कट रहा है, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। मतलब AD बटा DB, AD बटा DB अब बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम इसमें करते हैं रचना। आप कहोगे रचना क्यों करते हैं, ठीक ना। तो रचना हम इसलिए कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम किसी नदी को, हमें गहरी नदी को पार करना होता है तो हमें नाव की आवश्यकता पड़ती है, नाव के माध्यम से हम पार करते हैं। ठीक वैसे ही इसमें रचना किया जा रहा है और इस रचना के माध्यम से हम इतना सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रचना करते हैं हम EN लंब AB, एकदम आराम से। यहां से हम एक लंब खींचते हैं सर इस पे, तो ये हो जाएगा EN लंब AB। यहां से एक लंब खींचेंगे सर, कहेंगे DM लंब AC। लिखते हैं EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। ठीक है, इसके अलावा इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ये दोनों को मिला देंगे। ठीक है, खींचा तथा DC और EB को मिलाया, DC और EB को मिलाया, ये हो गया सर रचना। ठीक है, इसके सहारे हम यहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम प्रमाण। तो प्रमाण में आपको ध्यान देना है, हम दो त्रिभुजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। कौन कौन त्रिभुज है, तो ADE और DEB में। तो ADE में आप देखेंगे सर, यहाँ पे दो गो लंब है, त्रिभुज ADE को देखिए, इसमें दो गो लंब है। एक गो लंब E है जिसका नाम है DM, और एक गो लंब है EN जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो लंब है इस पर खड़ा है, तो इसको हम आधार कहेंगे, इसको हम ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, और एक बार जब हम इसको लंब मानेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, जो AE होगा आधार और DM होगा लंब इसी त्रिभुज में। तो देखने का नजरिया हमारा दो बार होगा, दो तरह से होगा। एक बार आधार ऊंचाई अलग होगा, एक बार आधार ऊंचाई अलग होगा, एक ही त्रिभुज में। वह त्रिभुज कौन है, तो ADE। तो आइए हम प्रमाण में लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB में, एकदम आराम से सर, ADE और DEB में हमको अनुपात के रूप में दिखाना है, अनुपात के रूप में दिखाना है। तो ये दोनों त्रिभुज जो प्रमाण में लिए हैं, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हम अनुपात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। ठीक है, तो इसका होगा फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का मतलब हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप समझिएगा, जब इस त्रिभुज को अभी इस त्रिभुज के साथ ले रहे हैं, तो इस समय हम आधार इसको मान रहे होंगे AD और ऊंचाई होगा EN। बात समझना है, हमने शुरू में ही कहा आपसे, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज को हम दो नजरिया से देखेंगे, दो तरह से देखेंगे। एक बार आधार E मानेंगे तो ऊंचाई E होगा, एक बार आधार इसको मानेंगे तो ऊंचाई E होगा, एकदम आराम से। तो जब इधर वाले त्रिभुज के साथ आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे देखिए सर, ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 आधार। तो आधार काम कर रहा है AD, एकदम आराम से AD, और ऊंचाई काम कर रहा है EN। अब बट्टा में इस त्रिभुज का DEB में 1/2 आधार, तो इसके लिए आधार कौन होगा, DB। ऊंचाई क्या होगा सर, यही EN ही होगा, EN ही होगा। अब कितना लोग के बच्चा लोग के दिमाग में रहता है EN कैसे, इसमें ऊंचाई EN कैसे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई लाइन है, त्रिभुज है, यहाँ समझिएगा, दिख रहा होगा, यहाँ से हम इस पर लंब मान लीजिए खींचे हुए हैं, इस लाइन को हम कहीं तक आगे बढ़ा लें और यहाँ से इसी शीर्ष से अगर हम खींचें, तो ये भी जो त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही काम करेगा।
एकदम आराम से। अगर इस शीर्ष बदलेगा तभी ऊंचाई बदल सकता है। इसी शीर्ष से हम इसको और आगे बढ़ाकर यहाँ से अगर हम बना दें तो ये भी जो त्रिभुज है इसके लिए भी ऊंचाई यही काम करेगा। अब आप समझ गए होंगे जी, इस त्रिभुज की में भी ऊंचाई यही काम करेगा। अब इतना लिखने से हुआ का सर, EN भाई साहब से EN भाई साहब खत्म हो गए, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, हमारे पास बचा कितना? अब उस पर विचार गौर फरमाइएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर, यहाँ कटने के बाद बचा है यहाँ पे AD और नीचे बचा है DB। इसको मान लेते हैं सर समीकरण 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अब आइए पुनः त्रिभुज। अब फिर हम दो त्रिभुजों को प्रमाण के रूप में लेंगे। कौन कौन? तो देखिए ADE अभी जस्ट लिए हैं, लेकिन देखने का नजरिया हमारा दूसरा रहेगा। इस बार हम इसको आधार मान रहे होंगे, इसको ऊंचाई मान रहे होंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज EDC। तो EDC एक बार और समझिएगा, ADE और EDC, इस त्रिभुज के साथ हम दूसरा त्रिभुज प्रमाण में जो ले रहे हैं वह त्रिभुज है EDC। फिर यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे त्रिभुज का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज EDC। गौर फरमाइएगा, इसका होगा 1/2 आधार। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस बार हम इस त्रिभुज के साथ इसका पेयर लिए हैं, तो इस बार आधार E होगा सर और ऊंचाई DM होगा। मतलब आधार AE होगा, ऊंचाई DM होगा। तो 1/2 आधार काम कर रहे हैं AE और ऊंचाई काम कर रहा है DM बटा EDC। तो इसका होगा 1/2 आधार। तो आधार क्या है? EC, एकदम आराम से EC और ऊंचाई कितना है? तो इस त्रिभुज में भी ऊंचाई यही काम करेगा जिसका नाम है DM। तो यहाँ लिखेंगे DM। एकदम आराम से चीज़ों को देखते चले जाइए। आपको हम बता चुके हैं इधर जो स्थिति बना था इधर भी वही स्थिति बनेगा। ये त्रिभुज है सर, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ ऊंचाई है। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाकर इस सिर से एक लाइन खींचें, त्रिभुज जो बन रहा है इसका भी ऊंचाई यही होगा जो इस त्रिभुज में ऊंचाई काम कर रहा है। अब आप भली भांति समझ गए होंगे। देखिए सर, DM से DM खत्म हो गया, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया। आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो बचा क्या? कहानी क्या हो रही है? अब इस चीज को समझिएगा। इधर से आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचा है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज EDC इज इक्वल टू, कटने के बाद क्या बचा? AE बटा EC, AE बटा में EC। इसको समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब बात समझिए, एक 9th क्लास में थ्योरम होता है, अब गौर फरमाइएगा। इसलिए हम समीकरण 2 इसको नहीं मान रहे हैं ना अभी, क्योंकि देखिए समीकरण 1 यहाँ हमारे सामने दिख रहा है। इसमें है एरिया ऑफ ADE, बटा में है DEB, यहाँ है एरिया ऑफ ADE, यहाँ EDC है EDC। तो ऊपर वाला इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाला एकदम समान है, लेकिन नीचे वाला यहाँ पे समान नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों ये चीज और ये चीज समान हो जाए तो दोनों समीकरण का LHS बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। बराबर की साइड को लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर हो जाएगा तो राइट हैंड साइड एकदम बराबर होता है। तो AD बटा DB और AE बटा EC, यही चीज तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक 9th क्लास में थ्योरम होता है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा उसको। वो होता है जी एक ही आधार, देखिए सर, एक ही आधार, एक आधार हो गया, मान लीजिए ये B आधार है, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित, ये कोई E और E लाइन समानांतर है, ठीक है। एक आधार पर एक त्रिभुज बना है, समझिएगा, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच। अब यहाँ से एक और त्रिभुज बना दे ऐसे,
तो ध्यान गौर फरमाना है सर, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 9th क्लास का एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, समझना। एक बार और सुनिएगा, जो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में एकदम बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, आप गौर फरमाइए। ये जो डी खींचे थे हम शुरू में, वो BC के समानांतर खींचे थे एकदम बढ़िया से। डी जो खींचे थे वो BC के समानांतर खींचे थे। अब देखिए ना, इस डी पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है DEB, त्रिभुज DB हम जो यहाँ पे कलर कर रहे हैं, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। DEB, इसका आधार क्या है, यहाँ पे देखिए तो D इसका आधार है। आइए को त्रिभुज देखिए EDC, तो EDC को आप ध्यान से देखिए सर, आपको खूब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो DEB EDC एक ही आधार D पे खड़ा है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज DEB, एकदम आराम से, DEB मतलब इस त्रिभुज तथा त्रिभुज इतना तथा त्रिभुज EDC एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो क्या होगा, जब एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज होगा तो वो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हम कहेंगे इसका एरिया, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB अब बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज EDC, एरिया ऑफ त्रिभुज EDC। एकदम आराम से देख लीजिए, एक बार और समझिएगा। ये जो त्रिभुज है DEB और EDC एक ही आधार D पर खड़ा है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, क्योंकि शुरू में इस D को इसके समानांतर ही हम खींचे हैं, इसलिए एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। कौन कौन त्रिभुज, DEB और EDC। क्लियर, तो दोनों के एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप देखिएगा सर, EDC है ना, EDC देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज EDC वह बराबर हो गया किसके सर, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB के। तो हम कहेंगे कि इस एरिया ऑफ त्रिभुज EDC के जगह हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं सर, तो लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज EDC। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज EDC किसके बराबर हो चुका है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB के। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB के बराबर हो चुका है। तो इस चीज को हटाते हैं, यहाँ पे इस चीज इसके बराबर हुआ है, तो इसके जगह हम इतना लिख देंगे। अब बराबर में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, AE बटा EC जो है वो रहेगा। इसको मानेंगे सर समीकरण हम 2, यहाँ पे माने समीकरण 2। अब गौर फरमाइए, लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को खूब अच्छे से देखिए। समीकरण 1 आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर में AD बटा DB। और समीकरण 2 यहाँ पड़ा हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। आप दोनों समीकरणों को जब अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको LHS बराबर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं इसका ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, दोनों का LHS बराबर है तो एकदम RHS बराबर हो जाएगा। अर्थात लिख देंगे 1 तथा 2 से यही कंक्लूजन निकला कि दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो RHS एकदम बराबर होगा। तो इसका RHS है AD बटा DB अब बराबर में AE बटा में EC। यही चीज हमें सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। इति सिद्धम, काम खत्म। ठीक है, इस तरह से हम पूरे थेल्स के प्रमेय का पूरा तरह से विस्तार समझ के अच्छे से इसको सिद्ध किए हैं। आप देखिए, समझिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, फिर समझिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो एक बार और इसको
रिप्लेस करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।